आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इन शब्दों की ओर देखते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि इन शब्दों में से इन अनुस्वारों को हटाकर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? शब्द हैं शंकर, शंख, पंखा, गंगा, पंच, पंछी, रंजन, झंझट, चंट, कंठ, अंडा, चंड, संत, पंथ, मंदा, कंधा, संपदा, संभलना और चंबल। संपदा, संभलना और चंबल। यदि मैं कहूं कि इन जो हमने शब्द लिए हिंदी के, इनमें से हमें इन अनुस्वारों को हटाना है, तो कैसे हटाएं? तो आपको पता है कि संकर में से इस अनुस्वार को हटाने के लिए हमें इसे ऐसा लिखना पड़ेगा। संघ में से अनुस्वार हटाने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। पंखा में से अनुस्वार हटाने के लिए भी ऐसा लिखना पड़ेगा, इसे भी पंखा ही पढ़ा जाएगा। और गंगा, ये भी। अब पंच, अब यहां पर अनुस्वार हटाने के लिए हमें ईय, ईय अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर भी पंछी, यहां पर रंजन, यहां पर झंझट, यहां पर हमें चंट, अण व्यंजन का लेना पड़ेगा अनुस्वार। कंठ, अंडा, चंड। उसी तरह से यहां पर अनुस्वार न बनेगा। संत, पंथ, मंदा, कंधा। यहां पर अनुस्वार म बनेगा। संपदा, संभलना और चंबल। तो हिंदी में इन अनुस्वारों के लिए अलग अलग हमारे पास व्यंजन है। जैसे शंकर के लिए अंग, पंच के लिए इया, चंट के लिए ण, संत के लिए न, संपदा के लिए म। तो ये कब लगाए जाते हैं? हम यहां पर देखें कि इनका जो ये वाला अनुस्वार के बाद जो व्यंजन होता है, वो उसको देखकर ये
व्यंजन या अनुस्वार लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क है, यहाँ घ है, यहाँ ख है और यहाँ ग है। यहाँ च है, यहाँ अनुस्वार के बाद छ है, अनुस्वार के बाद ज है, अनुस्वार के बाद झ है। यहाँ पर अनुस्वार के बाद ट है, अनुस्वार के बाद ठ है, अनुस्वार के बाद ड है और अनुस्वार के बाद ढ है। वैसे ही यहाँ पर अगले शब्दों में अनुस्वार के बाद त है, थ है, द है और ध है। यहाँ पर अनुस्वार के बाद प है, अनुस्वार के बाद भ है और अनुस्वार के बाद ब है। तो यदि क, ख, ग, घ अनुस्वार के बाद ये आते हैं क, ख, ग, घ, तो हम इंग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यदि अनुस्वार के बाद च, छ, ज, झ आए तो हम इ अनुस्वार का अर्ध अनुस्वार बनाकर प्रयोग करते हैं। ट, ठ, ड, ढ अगर अनुस्वार के बाद ये आते हैं तो हम ण, और त, थ, द, ध के बाद न, और ये अनुस्वार के बाद यदि प, फ, ब, भ आए तो हम म का यूज करते हैं। हमारे पास अंग्रेजी के लिए इन सब के लिए सिर्फ एन है और इसके लिए तो हमारे पास एम है। तो हिंदी में क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प श्रेणी के लिए अलग अलग अनुस्वारों का यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास हिंदी मतलब इंग्लिश में इन चार के लिए न जो नासिका से और म का इंग्लिश में यूज एम के रूप में किया जाता है। ये अब देखिए हम कि ये जो हमारे पास हिंदी के जो व्यंजन है इनके अंदर अ साउंड छुपा रहता है। अ की आवाज जैसे क, ख, 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 ग, घ, च, छ, ज, झ, जब इन्हें हम पढ़ते हैं तो अ की आवाज निकलती ही है। इंग्लिश में जो हमारे अल्फाबेट होते हैं या जो लेटर अल्फाबेट के लेटर होते हैं उनमें ये अ साउंड नहीं होता। वे पहले से ही आधे बिना अ साउंड के माने जाते हैं। जैसे बी तो ब, पूरा ब नहीं होता वो ब, सी क, डी ड। तो इस तरह से लेकिन यहाँ पर इन व्यंजनों में अ की साउंड छुपी हुई है। यदि हम यदि मैं कहूँ कि हम क क क में से अ की साउंड हटाएं तो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हम इसे आधा करके लिखेंगे या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे ही ख इसको भी हम या तो ऐसा या नीचे हलंत लगाकर इसे हम बिना अ साउंड के लिख सकते हैं। हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं कि आधा ख आधा क। ग को इस तरह से या इस तरह से लिखा जाता है। अब हम यदि देखें तो इन जो हमारे पास हिंदी के व्यंजन हैं इनमें ये ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये वाली लाइन ये लाइन और यहाँ से ये लाइन ये ये लाइन ये लाइन ये जो पूरी लाइनें हैं सीधी इन्हें हम पाई कहते हैं।
क्या कहते हैं? पाई। ये जो खड़ी लाइनें हैं इन स्वरों में, इन्हें हम कहते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई। लेकिन इसलिए इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं, क ख ग, जैसे ये घ है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी पाई को हटा देते हैं। पाई मतलब अ की आवाज, या फिर हम इसे बताने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ट है, यहाँ देखिए तो इनके पास पूरी पाई नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये इनके पास आधी ही पाई है। इसलिए जब हम इन्हें तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ट ठ ड ढ को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं। उसे हम सिर्फ, जैसे ट है तो ट में से यदि हम अ की साउंड हटाएं तो इसमें सिर्फ हम हलंत लगाकर ही इसे हटा सकते हैं। ठ है तो ठ में ठ को भी हम यदि अ साउंड हटाना है या उसको आधा बनाना है तो सिर्फ हम हलंत लगाकर ही हटा सकते हैं। ड, इसे भी हम हलंत लगाकर हटा सकते हैं। ढ, इसे भी हम सिर्फ हलंत लगाकर आधा कर सकते हैं। आधा करना मतलब उसकी साउंड को हटाना, अ की साउंड को हटाना। अब इन व्यंजनों में, हिंदी के व्यंजनों में सिर्फ र एक ऐसा है, हिंदी के व्यंजनों में र एक ऐसा है जिसके पास कोई पाई नहीं है। हिंदी के व्यंजनों में कोई पाई नहीं है। इसलिए इसे हम रेफ, रिकार, रकार में हम लिखते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, ट्रक, ड्रम, या मंडरा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो स्ट्रोक क्या है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे हम ट को आधा नहीं लिख सकते, उसके लिए हम हलंत लगाते हैं, और र को दिखाने के लिए हम रकार लगाते हैं। तो ये है आधा ट के लिए और ये है र के लिए, ये बना ट्र। ऐसे के ऐसे इसी में भी ये है आधा ड के लिए और ये है उसका र, ड्र, म। ये इसी तरह से ये है आधा ड के लिए और ये मंड्रा। तो दूसरे शब्दों में यदि हम लें, जैसे हमने लिया, एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, प्रथा, प्रथा। अब यदि हम इसको तोड़े तो कैसे टूटेगा? प आधा, र और था, प्रथा। इसमें प आधा है, ये इस तरह से टूटा। इसी तरह से यदि हम ये वापस ट्रम्प ले लें यदि, तो ट आधा, र, म और प। तो इस र को हटाने के लिए हम इस तरह से स्ट्रोक लगाते हैं। तो यहाँ पर ट आधा, र का स्ट्रोक, म का अनुस्वार और ये हो गया प, ट्रम्प। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि जिन स्वरों
या व्यंजनों के पास व्यंजनों के पास ये खड़ी ये जो पाई है, पाई नहीं होती, उनके लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हलंत। जिनके पास पाई नहीं होती, ये कहलाती है खड़ी पाई। ये इनकी होती है आड़ी पाई। खड़ी पाई, आड़ी पाई। खड़ी पाई में अ की साउंड छुपी हुई होती है। जब हम अ की साउंड हटाते हैं, तो या तो इन्हें हम आधा करके लिखते हैं या इनके नीचे इस तरह से हम हलंत लगाते हैं। लेकिन ये जो जिनके पास खड़ी पाई नहीं होती, जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, छ, छ, तो उनके लिए हम हलंत का यूज़ करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में मैंने बताया कि अंग्रेजी में जब हम ब्लेंडेड लेटर की बात करेंगे, हमने पिछली बार एच के साथ एच के साथ ब्लेंडेड लेटर पढ़े थे, जिसमें सी के साथ एच, जी, एच, पी एच, एस एच, टी एच और डब्ल्यू एच को समझा था। ऐसे ही यदि हम और ब्लेंडेड लेटर लें तो एल, एल के साथ बी एल। अब यहाँ पर ब जो है हमारा वो हो गया आधा ब्ल, और ल पूरा पढ़ा जाएगा। ल भी यहाँ पर अभी तो आधा ही है, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई स्वर आएगा तो ये बन जाएगा ब्ल, क्लॉ, प्ल, ग्ल, ग्ल, ल, ल। तो ये एल के साथ ल, ऐसे ही आधे स्वर के लिए अब यहाँ पर देखिए, जब हम आर के साथ ब्लेंडेड लेटर बनाते हैं, जैसे हम ले ले ब्र, तो बी आर के साथ बनाए तो ब्र, सी आर के साथ बनाए तो क्र, ये बनेगा ब्र, ये बनेगा क्र, डी के साथ बनाए तो ड्र, एफ के साथ बनाए तो फ्र, जी के साथ बनाए तो ग्र, पी के साथ बनाए तो प्र, एस के साथ बनाए तो स्र, टी के साथ बनाए तो ट्र, ये आर की साउंड होती है। तो ये यहाँ पर ये इस र का काम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इस र को यूज़ किया है, और यहाँ पर क जो है हमारा क्या है? आधा है। तो इसे हम इस तरह से वैसे तो लिखेंगे क्र। तो इंग्लिश में हमने एच, एल, आर, अब क्या एम से भी कुछ शब्द बनते हैं जो एस के साथ लगते हैं। स्म, एन के साथ लगते हैं, वो भी स्न, स्न। टी के साथ एस टी लग जाता है, स्ट,
ये कुछ ब्लेंडेड लेटर्स की साउंड है जिनको समझने के लिए हमने हिंदी के व्यंजनों को पहले समझा। क, ख, ग, घ तो हमने बताया कि इन्हें कहते हैं खड़ी पाई। तो ऐसे व्यंजन जिनके पास खड़ी पाई होती है, उनको हम यदि आधा करके लिखें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें। लेकिन जिनके पास खड़ी पाई या पूरी पाई नहीं होती, उनको हम सिर्फ़ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, वो हमने इस तरह से बताया। लेकिन अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, उनमें उनके साथ कोई उनके साथ उनके साथ अ का साउंड नहीं होता, इसलिए उन्हें हम आधा करके ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एच, एल, आर, एम, एन इनसे संबंधित कुछ ब्लेंडेड लेटर्स लिए। यदि मैं बात करूँ कि ये जो ब्लेंडेड लेटर अभी हमने देखे, ये ब्लेंडेड लेटर जो हमने अभी देखे, जैसे BL, तो यदि इससे स्पेलिंग बनती है तो शुरू में बनेगी तो स्टार्टिंग ब्लेंडेड लेटर कहलाएगा। लेकिन इसी को हम बी को इधर कर दें, तो अब बताइए कि क्या बनेगा? हम बी को इधर कर देंगे तो एल बी बनेगा। अब यहाँ पर ल आधा और ब पूरा बनेगा, ल्ब। तो यदि हम एल को पीछे जोड़कर बनाते हैं तो ये स्पेलिंग ये शुरू में बनाता है, जैसे ब्लड। अगर मैं इसको पलटा दूं तो यही स्पेलिंग अगर मैं जैसे इसे लिखूं तो ये बल्ब, ये ब्लेंडेड पीछे हो गया। कहने का मतलब ये है, यदि इन लेटर्स को आर, एल, एच, एस जो भी है, इनको यदि दूसरे व्यंजनों के साथ पीछे रखा जाता है तो ये स्टार्टिंग ब्लेंडेड लेटर कहलाते हैं, और यदि इनको इनके बाद रखा जाता है तो ये एंडिंग ब्लेंडेड लेटर्स कहलाते हैं। फिर से समझते हैं इसे। जैसे मैंने एल लिया, यदि एल को मैं बी के बाद रखूं तो ये स्टार्टिंग इस स्टार्टिंग में लगेगा। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे हम एक दूसरा उदाहरण ले लें कि ब्लैंक। अब यहाँ देखिए, ये जब एल को बी के पीछे लगाया है तो ये हमेशा स्टार्टिंग ब्लेंडेड लेटर कहलाएगा। लेकिन यदि इसको मैं पलटा दूं, इसको इस एल इधर और बी को इधर कर दूं तो ये एंडिंग लेटर कहलाएगा। जैसे हमने अभी बताया था कि बल्ब, मतलब ये स्पेलिंग की शुरुआत में लगता है और ये स्पेलिंग के आखिरी में लगता है। ये स्पेलिंग के आखिरी में लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही समझाने जा रहा था कि हिंदी के लेटर हिंदी के जो लेटर हैं, उनको समझने के लिए हमें उसके पाई और साउंड, उनकी बनावट को समझना ज़रूरी होता है। लेकिन इंग्लिश के जो लेटर हैं, उनमें की साउंड होती नहीं है, इसलिए उन्हें हम आधा ही मानते हैं। जैसे हम ले लें, मैंने मान लो एक लेटर ले लिया बी, अब इसे हम पूरा ब नहीं पढ़ेंगे, इसे हम ब, मतलब इसमें की साउंड नहीं है। सभी सभी लेटर, चाहे वो सी हो, डी हो,